दोस्तों 276वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों खुशखबरी है कि हमारे राइटर बहुत अच्छे स्वस्थ हो चुके हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। और दोस्तों कल से ही हम दोबारा से पाँच पाँच एपिसोड की सीरीज भी शुरू कर देंगे। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों तक अपनी कहानी को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जाकर शेयर करें और 1000 सब्सक्राइबर भी करवा दे। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आपके लिए नई कहानी भी लेकर आ रहा हूँ। और नई कहानी अब के बार आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी और वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें मुंबई की इमारतों के पीछे धीरे धीरे गुम हो रही थी। सड़कों पर रफ्तार थी और गाड़ियों का शोर हवा में एक धूल की तरह थका। इन्हीं सड़कों पर एक काली एसयूवी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके भीतर एक शख्स चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो युवराज सिंघानिया था। चेहरा शांत और आंखों में तूफान। सोचों का समुंदर भीतर मचल रहा था। उसके जहन में एक ही नाम गूंज रहा था, बलदेव रावत। युवराज को सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था जो उसे बलदेव रावत तक लेकर जा सकता था, मार्शल आर्ट चैंपियनशिप। और अब वो किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना चाहता था। उसे अपनी पत्नी, अपने बहन और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए उसके सामने अब कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं बचा था। युवराज के बगल में बैठा शहजाद जो उसकी उलझनों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद भी सोच में डूबा हुआ था। उसने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। बॉस, आपको इतने बेचैन क्यों हैं? मैं जानता हूं कि आपको कोई नहीं हरा सकता। युवराज ने उसकी तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह मुस्कान जैसे कह रही हो कि उसके बेचैन के कारण सिर्फ मुकाबला जीतना नहीं बल्कि अपनों को बचाना भी है। फिर वो एक बार फिर अपनी सोच में डूब गया। गाड़ी अब व्यस्त बाजार से निकलकर एक सुनसान सी गली की ओर बढ़ रही थी। बाहर की चहल पहल से हटकर यह रास्ता जैसे किसी और ही दुनिया में लेकर जा रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी एक पुराने लेकिन मजबूत दिखते जिम के सामने रुकी। बॉस, हम कैफ के जिम में आ गए हैं, अब हमें अंदर चलना चाहिए, शहजाद ने युवराज को हल्का सा हिलाते हुए कहा। युवराज एकदम चौंका, जैसे किसी गहरे ख्वाब से जगा हो। उसने खिड़की के बाहर देखा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोला। बाहर एकदम कदम रखते ही उसे ठंडी हवा ने छुआ, लेकिन उसके अंदर की आग ठंडी नहीं हुई थी। उसने सर उठाकर जिम के टूटे फूटे बोर्ड को देखा जिस पर कैफ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ था। जिम के अंदर की लाइट्स जगमगा रही थी और खिड़की के शीशों से दिख रहा था कि अंदर कसरत का माहौल चरम पर था। युवराज और शहजाद अंदर आ रहे थे। सामने का दृश्य किसी युद्ध की तैयारी जैसा लग रहा था। करीब 30-35 नौजवान अलग अलग मशीनों पर व्यस्त थे। कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा था तो कोई पुशअप, कोई बैग पर पंच मार रहा था तो कोई ब्रेंच प्रेस की सीमाएं लांघने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ पसीने की महक, लोहे की आवाजें और मेहनत की गर्मी। युवराज ने उस माहौल को देखा। उसकी आंखों में कुछ चमका। यही वो मैदान था जहां से उसकी लड़ाई की अगली शुरुआत होने वाली थी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ रिंग में नहीं थी, ये लड़ाई थी साजिशों, ताकत और अपने अस्तित्व की। शहजाद ने युवराज की ओर देखा, जो धीरे धीरे पूरे जिम की ओर देख रहा था। उसकी आंखें अब स्थिर हो गई थी, जैसे अब कोई शक नहीं रहा कि उसका अलग अगला कदम क्या होने वाला था। तभी एक दरवाजा खुला और कैफ अंदर आया। एक मजबूत कदकाठी का इंसान जिसकी आंखों में अनुभव और चेहरे पर शक्ति थी। वो जैसे ही शहजाद के पास पहुंचा हल्के मुस्कान के साथ बोला, शहजाद भाई, बहुत दिनों बाद आप मेरे अड्डे पर आए हैं। लगता है इस बार कोई बड़ा इरादा है। शहजाद ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हाँ कैफ, इस बार बड़ा इरादा है। ये मेरे बॉस युवराज सिंघानिया हैं। इनकी मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में इनको हिस्सा लेना है और मुझे उम्मीद है तुम इनकी मदद जरूर करोगे। कैफ की मुस्कान अब गंभीरता में बदल गई। उसने युवराज की आंखों में देखा और समझ गया कि यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक मिशन है। और बिना कुछ कहे युवराज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तैयार हो जाओ भाई, यह आसान रास्ता नहीं होगा। युवराज की नजरें कैफ की आंखों में गहराई से टिक गई। वह आंखें जिनमें इस समय कोई न कोई मुस्कान थी, न कोई हल्की सी राहत भी लकीर। एक सन्नाटा, एक गंभीरता और एक डरावनी सच्चाई जैसे उन आंखों में समा गई। युवराज ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, कैफ, तुम इस सब के टेंशन मत लो। बस इतना बताओ कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा कैसे लिया जा सकता है। कैफ के चेहरे पर कुछ पल के लिए ठहराव आ गया। वह अभी तक थोड़ी मस्ती भरे अंदाज में बोल रहा था, अब एकदम गंभीर हो गया। उसकी सांसों में गहरापन और आ गया और चेहरा एकदम संजीदा हो गया, जैसे कैसे पुरानी याद में उसे झकझोर दिया हो। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो भाई, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेना इतना आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा और पहला नियम ही यही है
कि इसमें हिस्सा लेने वाले को किसी पुराने फाइटर की सिफारिश चाहिए होती, वो भी ऐसा फाइटर जिसने कभी खुद इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया हो या उसमें कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हो। बिना उसकी सिफारिश के कोई भी इसमें कदम नहीं रख सकता। युवराज एकटक उसे देखता रहा। वो हर शब्द को दिल में उतार रहा था, जैसे उसे पहले से ही मालूम हो कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते पर चलना चाहता था। एक जुनून, एक आग जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। कैफ ने आगे कहना शुरू किया, मैं ग्राउंड लेवल के मुकाबलों के बारे में जानता हूँ। इस मुकाबले के बाद ये चैंपियनशिप और भी खतरनाक हो जाती है। इसमें देश विदेश के सबसे खतरनाक फाइटर हिस्सा लेते हैं। और भाई, यहाँ पर कोई नियम कायदे नहीं चलते। अगर मैच के दौरान कोई फाइटर दूसरे को मार भी दे तो भी कोई रोकने वाला नहीं होता। सब कुछ कानून से परे है। इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए फाइटर किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ तो अपनी जान तक खो देते हैं। उसकी बातों में डर, सच्चाई और एक साया था जो हर शब्द के साथ गहरा होता जा रहा था। युवराज पूरे ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और चेहरे पर अब भी शांत गंभीरता लिए खड़ा था, जैसे उसे कोई चुनौती मिल गई हो और वो पीछे हटने वाला नहीं था। वहीं पास खड़ा शहजाद, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, अचानक उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और बदन कांपने लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था। उसके लिए सब बातें किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। तभी युवराज ने कैफ से सीधा सवाल किया, क्या तुम किसी ऐसे पुराने फाइटर को जानते हो जो मुझे रिकमेंड कर सके? कैफ ने सिर झटकते हुए कहा, नहीं भाई, मैं किसी ऐसे फाइटर को नहीं जानता। लेकिन हाँ, कुछ साल पहले मैंने एक फाइटर के बारे में सुना था। वो इस चैंपियनशिप को अपनी ताकत से जीतने वाला था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने सब कुछ छोड़ दिया और कहीं चला गया। सब कहते हैं कि उसने अपनी मर्जी से इस दुनिया से नाता तोड़ लिया। ये सुनते ही युवराज की आंखें सिकुड़ गई। कौन था वो? उसका नाम बताओ मुझे, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। कैफ की गहरी नजर से युवराज की आंखों में झांका। एक पल के उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई थमसा समय गया हो। फिर उसके होठों ने धीरे धीरे नाम निकाला, अभिमन्यु। ये नाम सुनते ही युवराज जैसे किसी सोच में डूब गया। उसकी नजरें झुक गई, पर चेहरा अजीब से तनाव में आ गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने इस नाम पहले भी कहीं सुना हो, कहीं देखा, या फिर शायद उसके अतीत का कोई हिस्सा था। उसने अब कैफ से कुछ और नहीं पूछा। बिना एक शब्द बोले वो सीधे जिम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके कदम तेज थे और लेकिन मन में अंदर बाहरी बेहद हो गया था, जैसे हर कदम उसके साथ उसके भीतर कुछ टूट रहा हो। शहजाद ने कैफ की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू भाई, तूने जो बताया वो बहुत काम आएगा। फिर भी वो युवराज के पीछे पीछे चला गया। दोनों जिम से बाहर निकले और सामने अपनी गाड़ी में आ गए। युवराज ने बिना एक शब्द बोले गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। शहजाद उसके बगल वाली सीट पर बैठा और दोनों ने बिना पीछे देखे गाड़ी को सीधा सिंघानिया हाउस की ओर मोड़ दिया। लेकिन युवराज के मन में अब सिंघानिया हाउस नहीं था। उसकी सोच, उसकी आंखें और उसका दिल, सब कुछ एक ही नाम पर टिक गया था, अभिमन्यु। उधर काव्या और टीना भी मुक्ता स्टोर से टीना के लिए ज्वेलरी खरीदने के बाद बाहर निकली। रात होने वाली थी। बिंदु पिछली सीट पर बैठी और टीना काव्या की बगल वाली सीट पर बैठ गई थी। तीनों काव्या की लंबो में खाना खाने के पास एक रेस्टोरेंट में चली गई। तीनों ने डिनर किया और वापस सिंघानिया हाउस की तरफ चल पड़ी। टीना के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वो अपने ड्रीम नेकलेस को खरीदकर इतनी खुश थी कि किसी को बताया नहीं जा सकता था। उसने वो नेकलेस अपने गले में पहन रखा था और उस पर बार बार हाथ फिराकर देख रही थी। कुछ ही देर में वो तीनों सिंघानिया हाउस भी पहुंच गई थी। अंदर ही अंदर दाखिल हुई तभी काव्या के फोन की रिंग बजी। उसने अपने बैग से फोन निकाला तो उस पर सिंधु की कॉल थी। काव्या ने तुरंत कॉल रिसीव की और सीधे पूछा, हाँ सिंधु, बताओ क्या हुआ, क्या खबर है? गुरु माँ, मैं कुणाल जी का पीछा कर रही थी, मुझे कुछ पता चला है, सिंधु ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा। उसकी बातें सुनकर काव्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने बिना समय गवाए पूछा, जल्द बताओ, क्या पता चला? गुरु माँ, आपका शक सही था। किसी ने कुणाल जी को सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ काम करने के लिए करोड़ों का ऑफर दिया था। लेकिन, ये कहते हुए सिंधु ने गहरी सांस ली और आगे बताया, लेकिन कुणाल जी ने उसको ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने परिवार के खिलाफ काम नहीं करेंगे, चाहे ये कंपनी मेरी पत्नी या साले की हो। लेकिन मैं भी तो उन्हीं के परिवार का हिस्सा हूं, इसलिए मैं कभी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। सिंधु की बात सुनकर काव्या का दिल भर आया। वो मन ही मन सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही पति के बारे में ऐसा सोचा। अब काव्या को गिल्टी महसूस हो रहा था। उसने सिंधु से कहा, तुम वापस आ जाओ, अब कुणाल का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया और अपने बैग में रख दिया।
उसने अपनी भावनाओं को छुपाने होते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और सिंघानिया हाउस के हॉल के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो अंदर आई, उसने देखा कि उसका भाई युवराज सामने सोफे पर बैठा हुआ था। युवराज गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। काव्या उसके पास धीरे धीरे आई और सामने बैठते हुए पूछा, क्या हुआ युवराज, इतनी गहरी सोच में क्यों हो? युवराज ने अपनी आंखें ऊपर की और काव्या की आंखों में देखते हुए बोला, दीदी, मैं मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर काव्या हैरान रह गई। तभी युवराज ने आगे कहा, लेकिन मुझे उसमें हिस्सा लेने के लिए किसी अभिमन्यु से मिलना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा हूं कि उसके बारे में कैसे पता लगाऊं। अभिमन्यु का नाम सुनते ही काव्या के चेहरे के हाव भाव बदल गए। युवराज ने भी ये नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ दीदी, क्या आप अभिमन्यु को जानती हैं? नहीं तो, मैं किसी अभिमन्यु को नहीं जानती, काव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी हड़बड़ाहट से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रही थी। क्या काव्या सच में अभिमन्यु को जानती है? क्या कुणाल वाकई में निर्दोष है या उसके पीछे कोई साजिश थी? सिंघानिया हाउस में कौन है जो अंधेरे में छुपकर चाले चल रहा है? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और दोस्तों, जल्दी से करवा दो 1000 सब्सक्राइबर प्लीज।